हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कल्क कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना में के अंतर्गत कल्क कल्पना ए दूसरी कल्पना है। पहली कल्पना स्वरस कल्पना पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी है। आज के लेक्चर में हम कल्क कल्पना पढ़ेंगे। लेकिन कल्क कल्पना पढ़ने से पहले कल्क किसे कहते हैं, कल्क निर्मिति कैसे की जाती है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और कल्क की मात्रा क्या है, कल्क देते समय कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कल्क की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो कल्क एक्चुअली आप जनरल लैंग्वेज में पेस्ट कह सकते हैं या बोलस कह सकते हैं। पेस्ट का मतलब आप तो मालूम जानते ही होंगे कि पेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी पदार्थ सेमी सॉलिड स्टेट में हो, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट भी हो और थोड़ा सॉलिड कंटेंट भी हो, उसे हम पेस्ट कहते हैं। जैसे कि आप बचपन में देखते थे, आपको कभी मार वगैरह लगता था तो आपकी माताजी या आपके घर पे जो कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे तो आपको हल्दी का कल्क लगाते थे। क्यों लगाते थे, वो कैसे लगाते थे आपको मालूम है? एक पेस्ट फॉर्म में रहता था। हल्दी लेते थे, उसे कूटते थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको सॉफ्ट करते थे और आपको लगाते थे। उसको हम कल्क या पेस्ट कह सकते हैं। तो देख लेते हैं कि भैषज कल्पना में कल्क के बारे में आचार्य ने क्या क्या बताया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कल्क एक ब्रीवसली कोरस्ड पाउडर्ड ड्रग्स और पेस्ट, इसे हम कहते हैं। तो ग्रंथों में एक्चुअली एक श्लोक आया है, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कल्क निर्मिति कैसे की जाती है। यह पिंडो रसपिष्ठानाम कल्कः स परिकीर्तितः कल्को दूषदि पेशितः चरक चक्र दत्त सूत्रस्थान चौथे चैप्टर में हाँ श्लोक आया है। तो एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि कल्क किसे कहते हैं। कल्क उपल दशनादि पिष्टस्तु कल्कः, अष्टांग संग्रहकार का श्लोक है। इसका मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक वर्ड का। तो यह पिंड रसपिष्ठानाम कल्कः सब परिकीर्तितः, इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ऐसा है फ्रेंड्स कि पर्टिकुलरली हम कोई भी शुष्क द्रव्य या आर्द्र द्रव्य लेते हैं, उसको हमको अच्छी तरह से पत्थर की शिला पे कूटना है। पत्थर की शिला पे कूटने के बाद हमें जो चटनी जैसा पदार्थ मिलता है उसे हम कल्क कहते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं उसको मॉइस्ट करने के लिए। मॉइस्ट करने की ज़रूरत कौन से पदार्थों के है, जो कि शुष्क पदार्थ है जिससे हम कल्क निर्मिति करते हैं। लेकिन जो आर्द्र या ताज़ी वनस्पति हम लेके आते हैं बाहर से, उसको पत्थर की शिला पे कूटते हैं। पत्थर की शिला पे कूटने के बाद उसमें हमें वाटर कंटेंट थोड़ा भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक्चुअली वो ऑलरेडी मॉइस्ट रहता है। कूटने के बाद जो चटनी मिलती है, जो पेस्ट मिलता है, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में कल्क कहते हैं। आपको क्लियर हो गया आर्द्र द्रव्य से हम कल्क कैसे निर्माण करते हैं। तो वैसे ही शुष्क द्रव्य भी रहते हैं, जैसे कि त्रिफला का आपको भरत चूर्ण दिया और उसको, या हरिद्रा कल्क का मूल दिया आपको, हरिद्रा का मूल दिया और आपको बताया कि आप इसको कल्क कन्वर्ट करें। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हरिद्रा जो कुछ है वो अच्छी तरह से पत्थर की शिला पे बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उसको मॉइस्ट होने तक ही। तो उसे हम शुष्क द्रव्य से निर्मित कल्क कहते हैं। तो डेफिनेशन का मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स कि एक्चुअली यह पिंडो रसपिष्ठानाम कल्कः स परिकीर्तितः कल्को दूषदि पेशितः। पिंड का मतलब होगा कल्क, उसे हमें पिष्ट करना है। पिष्ट का मतलब होता है उसे हमें कूटना है। क्या होता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग होता है उसे हमें अच्छी तरह से कूटना है। ओके, पिष्ट का मीनिंग हो गया जो हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कल्क कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगली डेफिनेशन देख लेते हैं जो अष्टांग संग्रहकार ने बताए है। अष्टांग संग्रहकार ने वाग्भट एक ग्रंथ आयुर्वेद में लिखा है, वो क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। उपल दशनादि पिष्टस्तु कल्कः, उनका मतलब है जो पदार्थ दांतों से चबाकर
मिलते हैं, जैसे कि एक आधी पत्ती ले ली हमने फॉर एग्जांपल तुलसी की पत्ती ले ली है। तुलसी की पत्ता लेने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया, धो लिया और दांतों से चबा लिया या पत्थर की शिला पे भी कूट लिया, तो उसे अष्टांग संग्रहकार कल्क कहते हैं। यहाँ पे दशन का मीनिंग होता है दांत, उपल का मीनिंग होता है कोई पत्थर, उस पर कूटना है। जो प्राय प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कल्क कहते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर होगी फ्रेंड्स आपको। तो अगली डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि कल्क के पर्याय कुछ आए हैं क्या श्लोक में, उसके बारे में। यहाँ पे एक श्लोक आया है, अत्यच्च द्रव्यम आद्रम शीलापृष्टम शुष्कम व सजलम भवेत्। मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि यहाँ पे जो कुछ है हम शुष्क द्रव्य से भी कल्क बनाते हैं, आर्द्र द्रव्य से भी कल्क बनाते हैं। तो उसके बारे में ही यहाँ पे आचार्यों ने बताया है। आचार्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि आप द्रव्यम आद्रम शीलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत्, आप शुष्क द्रव्य से भी कल्क बना सकते हैं, आर्द्र द्रव्य से भी कल्क बना सकते हैं, लेकिन शुष्क द्रव्य बनाते समय आपको उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट ऐड करना होगा। यहाँ पे प्रक्षेप और अवाप एक कल्क के दो पर्यायवाची शब्द बताए हैं। ओके, क्या बताया है फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द? एक तो हो गया प्रक्षेप, दूसरा हो गया अवाप। ओके फ्रेंड्स, ये कल्क के दो पर्यायवाची शब्द हमने अभी देख लिए। तो आगे देख लेते हैं कि कल्क में जो कुछ डोसेज बता है वो कितना चाहिए अपने को। कल्क की जो डोसेज मात्रा है आचार्य शारंगधर ने 2 तोला बताई है। 1 तोला का मीनिंग होता है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 4 ग्राम, तो 2 तोला ऑलमोस्ट 10 ग्राम तक होता है या 8 ग्राम तक होता है। तो उस मात्रा में आप पेशेंट को कल्क एज अ मेडिसिनल डोसेज दे सकते हैं। मात्रा मीन्स डोज जो हमको पेशेंट को देना है। ओके फ्रेंड्स, तो कल्क में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा क्या रहनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्वरस का लेक्चर पढ़ते समय हमने देखा था कि प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप का क्या इंपॉर्टेंस है पंचविध कषाय कल्पना में। प्रक्षेप एक कुछ ऐसे सुगंधित द्रव्य रहते हैं जो ओवरऑल जो कल्पना है बाय प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज करते हैं, उसका सेंट चेंज करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन चेंज करते हैं और उसके कुछ गुण बढ़ाते हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं, जो हम बोलते हैं कि उसका एक्सपायरी जो पीरियड है वो बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें प्रक्षेप द्रव्य के फायदे रहते हैं। तो कल्क में हम मधु, तैल और घृत डालते हैं तो उसकी मात्रा कल्क से दुगनी बताई है, अर्थात 2-2 तोला मिलाना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने यहाँ पे कहा है। चीनी और गुड़ मिलाते हैं तो उसकी मात्रा कल्क से सम प्रमाण में बताई है। समझो कल्क 1 भाग है तो वहाँ पे भी हम चीनी और गुड़ एक ही भाग डालेंगे। और द्रव जैसे कि स्वरस हो गया, दुग्ध हो गया या क्वाथ हो गया, ये जब लिक्विड मीडिया डालते हैं तो उसकी मात्रा हमें आचार्यों ने 4 टाइम्स बताई है। ओके फ्रेंड्स, तो कल्क 1 भाग रहता है तो उसमें हम 4 टाइम्स वाटर जैसे कि स्वरस या दुग्ध या क्वाथ डाल सकते हैं उसमें। तो एक बार देख लेते हैं पर्टिकुलरली कैसे कैसे उसकी मात्रा आचार्यों ने बताई है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आचार्यों ने बताया है कि आपको मधु, तैल, घृत देना है तो कल्क से आपको 2 टाइम्स देना है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, 2 टाइम्स आपको देना है, अर्थात 2-2 तोले मिलाना चाहिए। चीनी और गुड़ मिलाना हो कल्क में तो सेम अमाउंट में आपको डालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए फ्रेंड्स? सेम अमाउंट में। और द्रव जैसे कि स्वरस, दुग्ध, जल, ये लिक्विड मीडिया देना है आपको कल्क में तो उसको 4 टाइम्स उसमें हमें डालना है। कितने मात्रा में? 4 टाइम्स फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको? जो कुछ प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा हमें कल्क में डालनी है वो आचार्यों ने में मध, तेल, घृत डालना है तो कल्क से दुगनी मात्रा में डालना है। लिक्विड मीडिया डालना है तो उसको 4 टाइम्स डालना है। और चीनी और गुड़ डालना है तो उसमें हमें 2 टाइम्स डालना है। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा हम कल्क में कितनी डालनी है वो। तो अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि निम्ब कल्क क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको निम्ब कल्क दिखाई दे रहा है। निम्ब कल्क मीन्स क्या, इसकी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि निम्ब कल्क किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, निम्ब कल्क तैयार करने के लिए हमें फ्रेश नीम के पत्ते लाने हैं तोड़ने के बाद अच्छी तरह से उसे साफ करना है।
धो लेना है, अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेना है। पोंछ लेने के बाद हमें उसे पत्थर की शिला पे कूटना है। पत्थर की शिला पे कूटने के बाद हमें जो पेस्ट मिलेगा उसे हम निम्बकल्क कहते हैं। निम्ब का लैटिन नेम है अजारेक्टिका इंडिका या अजारेक्टिका मेलिया। ओके फ्रेंड, उसकी फैमिली है अजारेक्टिसी। निम्ब पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। निम्ब एक जनरली सभी तरफ आप देखते हैं नीम के वृक्ष होते हैं। नीम एक अच्छा जिसे बोल सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। बैक्टीरिया पे अच्छी तरह से काम कर सकता है। फंगस जो रहता है फंगिसाइडल ट्रीटमेंट में भी और स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका अच्छी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो निम्ब पर्टिकुलरली कृमियों पे एक्ट करता है और जो कुछ वुंड्स रहते हैं वो वुंड्स हील करने के लिए भी हमें निम्बकल्क की मदद होती है। निम्ब का मुख्य रस होता है तिक्त रस, उसका शीतवीर्य रहता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि निम्बकल्क की क्लिनिकल यूटिलिटी आचार्यों ने क्या क्या बताई है उसके बारे में। तो निम्बकल्क हम जैसे ओवरऑल प्रोसेस बनाने के बाद हमको निम्बकल्क मिलता है तो उसे हम व्रणरोपण के लिए यूज कर सकते हैं, व्रणशोधन के लिए यूज कर सकते हैं। व्रणरोपण का मीनिंग ऐसे जो कुछ वुंड्स होते हैं वो वुंड्स को हमको हील करना है और जो वुंड्स बैक्टीरियल या फंगली इन्फेक्टेड रहते हैं उसका हमको अच्छी तरह से क्लीन करना है। उस कंडीशन में भी हम निम्बकल्क एज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो निम्बकल्क हम स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि कुष्ठ हो गया और दद्रु हो गया, विद्रदी हो गई या सोराइसिस हो गया, उस कंडीशन में हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और पित्त विकार में भी हम निम्बकल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि निम्ब शीतवीर्य का बताया है हमें। और निम्ब हम जिस कंडीशन में कृमियों की उत्पत्ति होती है, कृमि का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कुछ वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है, वर्म्स इन्फेस्टेशन या जो कुछ कीड़े होते हैं वुंड्स में, तो उस कंडीशन में हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए भी निम्बकल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनली भी हम पेशेंट को निम्बकल्क खाने के लिए दे सकते हैं। और जैसे कि कुछ कंडीशंस है जैसे कि दंतशूल हो गया। दंतशूल मीन्स सिंपल लैंग्वेज में टूथेक। आप तो जानते हैं कि कभी कभी हमारे ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें ओरल कैविटी में एक टिंगलिंग पेन रहता है, थ्रोबिंग पेन रहता है, स्टबिंग पेन रहता है। उस कंडीशन में पस भी फॉर्मेशन होता है ओरल कैविटी में, उसे हम पायोरिया भी कह सकते हैं। उस कंडीशन में हम निम्बकल्क का इस्तेमाल एज अ इंटरनल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं। इंटरनल एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ के जो कुछ कृमि है जिसकी वजह से हमारा ओरल कैविटी डैमेज हो चुका है, पर्टिकुलरली गम्स डैमेज हो चुके हैं, जिंजरवाइटिस हो चुका है और पर्टिकुलरली ओरल कैविटी में फोल स्मेल वगैरह प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में हम निम्बकल्क का एज अ इंटरनल एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, उसका कवल धारण या गंडोज धारण भी कर सकते हैं। कवल धारण मीन्स एक अपने को पर्टिकुलर मात्रा में वो मेडिसिन मुख में धारण करनी है। और गंडूश का मतलब होता है उसे है कि उसको हमें जो बोलते हैं कि गार्गल्स वगैरह करते हैं ना, उससे उसको हमको निम्बकल्क की थोड़ा सा लिक्विड डाल के उसके हम गार्गल्स कर सकते हैं तो ओवरऑल ओरल कैविटी के जो कुछ बैक्टीरिया हो वो माउथ वॉश से क्लीन हो जाते हैं। इस तरह हम निम्बकल्क क्लिनिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे एक नेक्स्ट कल्क है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो वो जानने से पहले थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ कि कल्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। निम्बकल्क लगाने लेपन करने से व्रणरोपण शोधन होता है। मैंने आपको क्लियर किया है कि व्रणरोपण क्या है। व्रणरोपण मीन्स वुंड हीलिंग प्रोसेस, व्रणशोधन मीन्स उनको हमको अच्छी तरह से क्लीन करना है, बैक्टीरिया से उसे हमें मुक्त करना है, उसे हम व्रणशोधन कहते हैं। या वुंड हीलिंग की प्रोसेस में हमें निम्बकल्क उपयुक्त होता है। जैसे कुष्ठ विकार हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए। स्किन डिसऑर्डर्स ब्रॉड टर्म में जहाँ पे आपको सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटस या सोराइसिस और विद्रदी जो कुछ स्किन के कंडीशन है उस स्किन डिसीज में आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए निम्बकल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और शीतवीर्य के कारण हम निम्बकल्क पित्त विकार में भी यूज कर सकते हैं। और कृमियों को नष्ट करने के लिए मैं पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताया है कि
कहाँ पे भी और द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी जहाँ पे भी कृमि की उत्पत्ति होती है, वन इन्फेस्टेशन होता है, तो उस कंडीशन में हम निम्बकल्क अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया। वहाँ पे हमें निम्बकल्क की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी फंगल एक्टिविटी देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो आगे का कल्क पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये वो है रसोन कल्क। रसोन का मीनिंग पहले जान लेते हैं कि रसोन कल्क पर्टिकुलरली क्या है। आप घर में देखते हैं कि लहसुन तो आप पर्टिकुलरली देखते हैं, जो हम पर्टिकुलरली कुछ पदार्थ बनाने के लिए या जो कुछ हम घर में प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें हम रसोन का एज अ व्यंजन बोल के या फ्लेवरिंग टेस्ट के लिए हम रसोन का यूज उपयुक्त करते हैं। तो रसोन कल्क को हमको सीधा जानना है कि वो लहसुन है। लहसुन लाना है, उसको अच्छी तरह से निष्तुष करना है, उसके ऊपर जो कवरिंग रहती है वो अच्छी तरह से निकाल लेनी है। निकाल लेने के बाद हमें निष्तुष रसोन मिलेगा या लहसुन मिलेगा। उसको क्लीन करने के बाद हमें अच्छी तरह से पत्थर की शिला पे रख के कूटना है। लहसुन जो निष्तुष लहसुन है हमें पत्थर की शिला पे रख के कूटने के बाद हमें पेस्ट के फॉर्म में मिलेगा या कल्क के फॉर्म में मिलेगा या चटनी के फॉर्म में मिलेगा, उसे हम रसोन कल्क कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रसोन कल्क का क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रसोन कल्क हम रसशास्त्र में देखना चाहिए तो हम पारस शोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं रसोन कल्क का उपयोग, लेकिन क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से रसोन कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में जानना जरूरी है हमें। तो लहसुन जो है या रसोन जो है वो उत्कृष्ट वातशामक ड्रग बताया है, जैसे कि पक्षवत की कंडीशन हो गई, आर्दित की कंडीशन हो गई, गृध्रस्य की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में हम लहसुन के कल्प यूज कर सकते हैं, जैसे कि लहसुनादि वटी हो गई, महारासनादि काढ़ा हो गया, रासना सप्तक काढ़ा हो गया। ये सब चीज़ें हम लहसुन से बनाते हैं एज अ रसोन एज अ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा लहसुन हम बैक्टीरियल या फंगल डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल और फंगल डिसऑर्डर्स में भी हम इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली पक्षवत की कंडीशन में उत्कृष्ट वातशामक का कार्य रसोन करता है। और जो गृध्रसी रहते हैं जिसे हम सियाटिक पेन कहते हैं, सियाटिक नर्व में डिफॉल्ट के कारण पेशेंट को ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट बोल सकते हैं, वहाँ पे पेशेंट को रेडिएटिंग पेन रहता है। वो जो पेन है पर्टिकुलरली पेशेंट के एंकल जॉइंट तक रेडिएट होता है। उस कंडीशन में हम रासना सप्तक काढ़ा या महारासनादि काढ़ा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा अलग कंडीशन है जिसे हम आर्थित कहते हैं, फेशियल पाल्सी भी कह सकते हैं या बेल्स पाल्सी भी कह सकते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट की जो कुछ सेवेंथ नर्व है, सेवन नर्व डैमेज होने की वजह से, क्रैनियल नर्व जो सेवन बताई है वो सेवन क्रैनियल नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट के ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर, जो कुछ पेशेंट की ओरल कैविटी उसका माउथ डेविएशन होता है, प्लस ओरल कैविटी से पेशेंट को ड्रिबलिंग सलाइवा जो बोल सकते हैं वो सलाइवा ड्रिबलिंग होता है, प्लस लैक्रिमेशंस जो सिक्रेशंस रहते हैं अपने आइज़ के वो बढ़ते हैं। उस कंडीशन को हम फेशियल पाल्सी या आर्दित कहते हैं। उस कंडीशन में भी हम लहसुनादि वटी या महारासनादि काढ़ा और रासना सप्तक काढ़ा, ये जो कुछ रासनादि गुगुल, जो कुछ गुगुल कल्पना हम पर्टिकुलरली रासना से बनाते हैं, उसका इस्तेमाल हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली लहसुन का क्लिनिकल यूटिलिटी हो गया। हम लहसुन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी तेल के साथ मिक्स करके कर सकते हैं, या विषम ज्वर की जो कुछ कंडीशन है उस कंडीशन में भी हम रसोन कल्क का इंटरनली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमको फीवर का पैटर्न इंटरमिटेंटली चेंज होने को मिलता है, जैसे कि प्राइमरी फीवर, सेकेंडरी फीवर, टर्शरी फीवर, या जो कंडीशंस दिखते हैं कि पेशेंट में फीवर का ड्यूरेशन वैरी होता है। कभी सुबह फीवर आता है, कभी शाम में आता है, कभी 2 दिन बाद फीवर आता है, या कभी 2 दिन के बाद तीसरे दिन पेशेंट को फीवर रहता है। जो कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन है उस कंडीशन में हम रसोन कल्क का एज ए इंटरनली मेडिकेशन बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कल्क कल्पना पढ़ी है, उसकी मात्रा आचार्यों ने ग्रंथ में ऑलमोस्ट 2 तोला बताई है, ऑलमोस्ट 4 to 8 ग्राम। ये है लहसुन की मात्रा। इस लेक्चर में हमने देख लिया कि कल्क क्या है। कल्क एक पेस्ट है जिसे हम फ्रेशली प्रोक्योर्ड ड्रग से पत्थर की शिला पे कूट के बनाते हैं, पेस्ट है, बोलस कह सकते हैं। और आचार्यों ने कल्क की मात्रा ऑलमोस्ट 2 तोला बताई है। और कल्क
में प्रक्षेप द्रव्य की भी मात्रा हमने देख ली, जिसमें मधु तेल घृत हमें उसमें दुगनी मात्रा में मिलाना है, लिक्विड होता रहता है तो 4 टाइम्स कल्क के मिलाना है, और चीनी और गुड़ रहता है तो उसमें 2 टाइम्स डालना है। ये ओवरऑल जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं हमने इस लेक्चर में कल्क के रिगार्डिंग देख ली है। कल्क की सविरता अवधि जो एक्सपायरी डेट रहती है वो आचार्य ने एक दिन बताई है। जैसे कि कल्क आप आज बनाते हैं तो कल तक आपको कल्क यूज़ करना है, मीन्स 24 आवर्स में आपको कल्क यूज़ करना है। 24 आवर्स के बाद कल्क यूज़ नहीं कर सकते, वो एक्सपायरी हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।